टॉपिक है हमारा उपभोग मांग एवं उपभोग फलन। देखिए, उपभोग का मतलब समझिए पहले क्या होता है। जब हम कोई भी चीज़ को, किसी भी वस्तु या सेवा को जब हम उसका उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं उपभोग मांग। यानी यूज़ करने के लिए जिन जिन चीज़ों की कस्टमर द्वारा मांग है उसे हम कहेंगे उपभोग मांग, उसी को कहा जाता है उपभोग फलन। देखिए, इसका मीनिंग है एक देश की कुल देय एवं उसका वह भाग जो उपभोग वस्तु पर व्यय किया जाता है। सिंपल सा मतलब उपभोग वस्तु कौन कौन सी होती है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जितनी भी चीज़ें आप जो यूज़ करना है आपको डेली में, आप समझ सकते हैं उसे वस्तुएं वो कौन कौन सी होती है। खाने की जितने भी मसाले, खाने की जितने भी मतलब गेहूँ दाल, ये सारी चीज़ें, और भी शक्कर, चाय पत्ती, मतलब ये सब चीज़ें हमारी क्या है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जो हमें चाहिए। इन वस्तुओं पर जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहेंगे उपभोग मांग, यानी उसे इतनी मांग है। ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है। अब इसको नहीं और उपभोग फलन क्या होता है, आय एवं उपभोग व्यय में फलनात्मक संबंध। आय और उपभोग व्यय, अब इसको ध्यान से समझिए। आय का मतलब इनकम होती है, उपभोग का मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये यहाँ पर आय और उपभोग में दोनों में क्या बताता है, संबंध बताता है। इसे हम कहेंगे उपभोग फलन। अब नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार, और ये दोनों ही मोस्ट आईएमपी है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गई है। सबसे पहली है औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए, बहुत आसान है, मतलब सब में आपको एक ही चीज लिखनी है, कुल उपभोग व्यय एवं कुल आय के बीच अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। किसमें? कुल उपभोग और कुल आय के बीच में अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला है APC इक्वल्स टू C से आपको समझना है कंज्यूम यानी उपभोग, और Y से हमारा है इनकम, इसका मतलब है उपभोग और इसका मतलब है आय। दोनों में संबंध, कुल उपभोग और कुल आय में संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह आपका हुआ कुल उपभोग। अब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये भी आईएमपी है। देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब इसको समझिए। देखिए, जब हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम यानी आपके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तब डिमांड यानी मांग भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और उपभोग भी, वहाँ पर हम कंज्यूम करना ज़्यादा चीज़ों को शुरू कर देते हैं, उपभोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, आय में कमी होती है तो उपभोग में भी कमी होती है। आप ये लाइन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका जो फॉर्मूला है वो है MPC इक्वल डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये इसका एक फॉर्मूला है। दोनों बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों ही IMP है। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब क्या होता है, देखिए, निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले मतलब आय और उपभोग में हम संबंध बता रहे हैं। तो देखिए, बहुत आसान है। जब हमारी आय बढ़ती है तो उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता है। आय घटती है तो उपभोग भी क्या होता है, घटता है। कब बढ़ता है कब घटता है वो चीज़ें हमें बताना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहला तो होगा आय। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। ये पहला हमारा जो निर्धारक तत्व है वो क्या है, आय। दूसरा हम क्या बोल देंगे, ब्याज दर। तीसरा है लाभ हानि, और चौथा है मजदूरी दर में परिवर्तन। आपको सब में एक ही ये हेडिंग डाल लेना और लिखना है उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व। सबसे पहला आय है, दूसरा ब्याज दर, तीसरा लाभ हानि, और चौथा है मजदूरी दर में परिवर्तन। इसी के बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है बचत प्रवृत्ति यानी बचत फलन। बचत प्रवृत्ति या बचत फलन क्या होता है? अभी जो हमने पढ़ा था वो उपभोग प्रवृत्ति था। अब हम पढ़ेंगे बचत। बचत का मतलब आप समझते हैं, हमारी जो भी आय होती है उसमें से जो पैसा हम बचा कर रखते हैं उसे हम कहते हैं बचत। बचत की प्रवृत्ति क्या होती है? तो आय में वृद्धि होने पर बचत में भी क्या होती है, वृद्धि। आय में कमी होने पर बचत में भी कमी होती है, उसे हम बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं। ये आय और बचत में क्या बताता है, आय और बचत में संबंध बताता है। आय और बचत में क्या बताता है, संबंध। उपभोग प्रवृत्ति क्या था, आय और उपभोग में संबंध।
बचत प्रवृत्ति आय और बचत में संबंध। देखो दोनों ही बहुत आसान है, सीधी सी हर इंसान समझता है ये चीज़। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आपकी बचत भी ज़्यादा होगी, अगर आपके पास पैसा कम आएगा तो आपकी बचत भी क्या होगी, कम होगी। ये तो कोई याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं? आय में वृद्धि होने पर बचत में भी वृद्धि होती है, आय में कमी होने पर बचत में भी कमी होती है, उसे हम कहते हैं बचत प्रवृत्ति या बचत फलन। अब उसके प्रकार, इसके भी दो, जैसे उसके थे औसत उपभोग प्रवृत्ति था वो, यहाँ है औसत बचत प्रवृत्ति। वहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति था, अब यहाँ पर है सीमांत बचत प्रवृत्ति। दोनों सेम है, दोनों में कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ जहाँ वहाँ पर उपभोग था यहाँ पर हम उसकी जगह कर देंगे बचत। कुल बचत और कुल आय में संबंध को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। वहाँ पर क्या था? कुल उपभोग और कुल आय में सिर्फ जहाँ जहाँ बचत है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, सॉरी जहाँ उपभोग था वहाँ बचत करना है। समझ में आ गया? ये इसका फॉर्मूला APS = S/Y। एस से यहाँ पर सेविंग है, सेविंग यानी बचत। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसका भी फॉर्मूला वही MPS = ΔS/ΔY। एस से सेविंग यानी बचत, वाई का मतलब होता है आय या इनकम। चलिए ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये मोस्ट टाइम पे, क्योंकि ये 2-2 नंबर में आते हैं। जब 12 नंबर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं तो उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये अलग से आता है, ये अलग से आता है, दोनों ही 2-2 नंबर में आते हैं। आप इतना याद कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है कि औसत बचत प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो कुल बचत एवं कुल आय में संबंध बताता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, सारे नोट्स बनाइए, क्योंकि पूरा का पूरा 12 नंबर का चैप्टर आपका इस वीडियो को देखने के बाद आज कंफर्म्ड पूरा होने वाला है। बहुत IMP चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि इकोनॉमिक अपने आप में एक टफेस्ट सब्जेक्ट खिलाता है। क्यों? क्योंकि हमें सही तरीका ही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। उसमें सिलेबस बहुत सारा होता है, लैंग्वेज टफ होती है, याद होती नहीं है। मैं आज आपके लिए बहुत आसान लैंग्वेज, सिंपल नोट्स सारे क्लियरिटी से बनाकर लेकर आई हूँ। आप इन्हें बहुत अच्छे से बना लीजिएगा।